चलिए स्टार्ट करते हैं आज से CUET के मैथमेटिक्स के जो भी क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है उनको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिलेबस क्या है, क्या स्ट्रेटजी है, उसका वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर दिया। तो आज से हम लोग पहला वीडियो है ये कि CUET के कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज़, हाँ, CUET के जितने भी क्वेश्चंस हैं जिनका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तो मैंने ये लेट कर लिया पहले से कि आपको NCERT का बेसिक आता है, क्योंकि अगर NCERT का बेसिक नहीं आता तो इनको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस करने से पहले आप CUET का बेसिक जो NCERT बेसिक आपको आना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक फंक्शन है। अगर फंक्शन में x की वैल्यू 0 से कम है तो फंक्शन ये है, और 0 के बराबर है या 0 से बड़ी है तो वो फंक्शन हमेशा 3 वैल्यू देता है, 3 वैल्यू देता है। इस कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, और ये फंक्शन 0 पर क्या है, कंटिन्यूस है। तो भैया k की वैल्यू हमको बतानी। अगर कोई फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस है, इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx और f0, ये तीनों ही आपस में क्या है, इक्वल है। और ये सारे क्वेश्चन आपके MCQs ही आएंगे उसमें, ठीक है। तो चलो देखते हैं जल्दी से। 0 से कम, फिर नेक्स्ट लाइन क्या होती थी, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f0 माइनस h। और देखो 0 से बड़ा या 0 पे फंक्शन कितनी वैल्यू दे रहा है, 3। तो हम यहाँ पे 3 लिख सकते हो। इसका भी आंसर 3 आएगा, इसका भी आंसर 3 है। क्यों? x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी भी बड़ी है या 0 के इक्वल है तो हमेशा ये 3 वैल्यू ही दे रहा है। तो चलिए, जब फंक्शन 0 से कम है तो हम इस फंक्शन में क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे माइनस h से, क्योंकि 0 माइनस है, 0 इज नथिंग, तो इसको रिमूव कर सकते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x है उसको रिप्लेस कर दो माइनस h से। तो ये हो गया लिमिट। अब देखो h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस KH, और मॉड्यूलस माइनस h भी क्या होगा, प्लस h। तो ऐसे ही ये क्या होगा, कैंसिल हो गया। बराबर में क्या चला जी, 3। h की जगह 0 पुट करो, s तो भैया हट ही गया, तो केवल माइनस k इज इक्वल टू 3, और k की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -3। तो -3 है, यस, फर्स्ट इज द आंसर। k की वैल्यू क्या आ गई, -3। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा वेक्टर अलजेब्रा का है। कह रहे r वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड r वेक्टर इज इक्वल टू दिस, मतलब ये एक लाइन की इक्वेशन है यार, ये लाइन की इक्वेशन है। और कह रहे बताओ ये लाइन जो है ये कोइंसिडेंट है, मतलब ओवरलैप एक के ऊपर एक है, या फिर स्क्यू है, मतलब ना तो पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्ट कर रही है, या फिर ये इंटरसेक्टिंग है, मतलब इस तरीके से कट कर रही है, या फिर ये पैरेलल है। अब देखो वही बेसिक वाली बात है। एक बच्चा सोच रहा होगा कि सर ये दो लाइन तो सेम है, क्योंकि ये आगे भी होगा तो ये इंटरसेक्ट करेंगी, नहीं, यही बेसिक है। जब दो प्लेन से अगर मान लो सपोज ये बीच में एक दीवार है, एक लाइन ऐसी आ रही और एक लाइन ऐसी आ रही, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि बीच में क्या, वॉल है इनके, तो ये लाइन स्क्यू लाइन्स हो गई, ठीक है। तो लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। तो ये देखते चेक करते हैं। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए लाइन की जो इक्वेशन होती है r इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। अब जब भी कोई दो लाइन पैरेलल होती थी तो उनके जो b वेक्टर होते थे ये या तो इक्वल होते थे या ये प्रोपोर्शनल होते। तो अब आप देखिए, खुद देखिए, 2 का 2 3 जा 6, 3 से मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है, 3 3 जा 9 और 6 3 जा 18। मतलब क्या, जो भी इनके ये डायरेक्शन रेशियोज हैं अगर उसमें 3 से मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं तो वही नीचे वाला आ रहा है, मतलब ये आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए 2/6, 3/9 और -6/-80, हर बार आंसर 1/3 आ रहा है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे में ये लाइन हमारी क्या होती है, पैरेलल। और अगर ये नहीं आते, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आते, फिर चेक करते हैं कि या तो ये इंटरसेक्टिंग होती है या फिर स्क्यू होती। और कोइंसिडेंट जब ये एकदम सेम होते, एकदम सेम होते, तो तभी हमारे क्या होते हैं, कोइंसिडेंट होते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं भैया एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और कह रहे हैं इसकी आपको डिग्री फाइंड करनी। एक्चुअली में डिग्री क्या होता है, जो मैक्सिमम ऑर्डर होता है उसकी जो पावर होती है। यहाँ dy/dx एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है, पावर 2 है वो अलग मैटर है, एक बार डिफरेंशिएशन करके पावर 2 है उसकी। यहाँ पे कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ। तो ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर 1 बता देते हैं। क्यों, ये 2 बार हुआ डिफरेंस, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है। लेकिन नहीं, जब कभी हमको डिग्री फाइंड करनी होती है, ऑर्डर का तो ठीक है यार, ऑर्डर कितने, 2 बार हुआ तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। डिग्री जब भी फाइंड करनी होती है उसको ये 3/2, मतलब इसके ऊपर देखा है रूट लगा हुआ है, उसको पहले रूट हटाने की कोशिश करेंगे, पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमने क्या किया, अब एक बात सुनो, मैंने क्या किया, इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया। देखो
कर सकते, आप मना नहीं कर सकते। तो क्या पावर्स का पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है, 3/2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हुआ कैंसिल हो गया। अब इसकी देखो पावर क्या होगी, 1 प्लस dy/dx की पावर 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू d²y/dx² की पावर 2। अब देखिए एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया, सबसे अधिक यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव हुआ और उसकी पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी डियर, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। बस ये बेसिक कंसेप्ट है और इतना लुल्ल पेपर आता है। अगर एनसीईआरटी कंसेप्ट को आप लेके चल रहे हैं तो बस उसके मिसलेनियस पे थोड़ा सा जोर देना। तो और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ऐसे। ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे -π से π e की पावर cos² sin क्यूब 2n+1 इंटू एक्स डी एक्स बराबर, इसकी एक्चुअली जीरो तो नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि इसकी यार वैल्यू बताइए कि इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा, ये आपको बताना। एक बात सुनो, वही बेसिक कंपोनेंट्स की बात है, मतलब बेसिक चीज़ क्या आप रखिए कि -π से अगर पाई मतलब -a से a होता है तो हम चेक करते हैं फंक्शन ऑड है या इवन। तो ऐसे में हम लोग करते क्या है, x को रिप्लेस करते हैं -x पे। चलिए भैया पुट करिए, तो e की जगह cos² x को -x और sin क्यूब 2n+1 और x की जगह -x और ये dx। अब देखिए स्क्वायर है तो ये तो प्लस हो जाएगा क्योंकि cos² ये पूरे का ही होता है, तो ये तो प्लस हो गया, तो ये तो cos² x हो गया, ये sin² 2n+1 और इस माइनस को बाहर लगा दिया इंटू x dx। अब एक बात बताइए, क्या ये वही वाला फंक्शन नहीं था जो हमको मिल गया, तो f की जगह माइनस रिप्लेस किया और -fx आ गया, तो ये फंक्शन क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। क्या हो गया जी, ये ऑड फंक्शन हो गया। अगर x को रिप्लेस करते -x और +fx आता तो ये फंक्शन हमारा हो जाता है इवन फंक्शन। लेकिन अगर वो ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 होता है। ये बस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो यार अब CUET के हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं तो अब 2 महीने ऐसा तो नहीं कि एक ही चीज़ आपको बताई जाएगी। और अभी हम लोगों ने 12th का एग्जाम दिया तो बेसिक आना चाहिए आपको। अब क्यों 0 होगा, तो वही वाली बात है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि 0 से a fx dx प्लस 0 से a f माइनस है। अब देखो चलो बता भी देते हैं, f की जगह -x रखने पे आंसर क्या आ रहा था, माइनस का fx आ रहा था, तो ये दोनों कैंसिल होके 0 आ जाता है। तो अब ये तरीके आपको आने चाहिए। अब जैसे इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं, अगर नहीं पता है फॉर्मूला तो बहुत टाइम लेगा ये, बट सब जो कह रहे हैं एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये, देन वेक्टर फॉर्म ऑफ द कंपोनेंट a along b वेक्टर, a along b मतलब उसका जो प्रोजेक्शन होता है, तो इसका लेकिन जो भी आंसर आएगा उसका वेक्टर फॉर्म हमको चाहिए होता है कंपोनेंट। सिंपल सा फॉर्मूला इसका क्या है कि a डॉट b वेक्टर मॉड्यूलस b वेक्टर का स्क्वायर इनटू b वेक्टर। अब ये फॉर्मूला अगर याद है तो यार बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में प्रोजेक्शन था, जो कि a वेक्टर का प्रोजेक्शन b पर होता था तो वो ये होता था, और इसमें क्या एक बार और ये लग जाता है वेक्टर फॉर्म पता करने के लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूले तो यार आपको याद रखने पड़ेंगे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो a वेक्टर हमने इसको लिया तो 4i कैप प्लस 6j कैप डॉट 3i कैप प्लस 4k कैप अपॉन b वेक्टर का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 60, अंडर रूट होता है स्क्वायर तो हट जाएगा, इंटू b वेक्टर क्या 3i कैप प्लस 4k कैप। चलिए जी मल्टीप्लाई करते हो तो देखिए i का i के साथ 4 3 12, लेकिन अब देखो i का k के साथ 0, j का i के साथ 0 और j का k के साथ 0, तो ये हो गया 12 और नीचे 25 और 3i कैप प्लस का 4k कैप। अब देखो क्या कोई मिला, 18/5 नहीं है, 18/25 नहीं है, 18 नहीं है, तो नन ऑफ दीज, तो इसका ये हो गया नन ऑफ दीज। जबकि इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर ये है, तो ये हमारा हो गया नन ऑफ दीज। और देखिए एक चीज़ और यार कि जब से भी देखो यार मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है, बट कंसेप्ट ये समझो कि मैं एक पॉज करके फिर ये क्वेश्चन खुद से लिख रहा हूँ। तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे सपोज मैंने ये वाला क्वेश्चन लिखा और आपने जैसे वीडियो में देखा, तो आप भी वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करो कि क्या ही हमसे सॉल्व हो पा रहा है। अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा तो कुछ नया सीखने को हमको मिलेगा। साथ ही साथ देखोगे तो आपका लॉजिक नहीं रहा ना, यार हम लोग टीचर हैं, थोड़ा बहुत आता है, हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप लोग क्या आपके लिए नहीं है ये हर चीज़।
तो वीडियो को पॉज करो और फिर देखो यार समझ आ रहा है तुम्हें, अगर नहीं आ रहा तब वीडियो को फिर आगे करो, ठीक है। ये आपका ही बेनिफिट है, हमारा बेनिफिट नहीं इससे, क्योंकि अब रटना नहीं है चीज़ें, समझनी है, ठीक है।